हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में आप सभी के लिए यह चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड का नाम पशुओं से प्राप्त रेशे। रेशे के विषय में आप सभी जानते हैं। ऐसे रेशे जो हमें पशुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या तो पशुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं या जंतुओं के माध्यम से। पौधों से प्राप्त रेशे जैसे कपास, अर्थात ऐसे पौधे जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। कपास और जूट, इनके द्वारा भी कपड़े बनाए जाते हैं। तथा जानवरों से प्राप्त रेशे जिन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं, जिनके द्वारा भी कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़ा मुख्यतः रेशे द्वारा बनाया जाता है। रेशों को धागे से बुना जाता है। छोटे छोटे धागों के द्वारा कपड़ों को बुना जाता है और मुख्यतः रेशों को दो भागों में, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पौधे द्वारा प्राप्त रेशे, जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशे। पौधों द्वारा प्राप्त रेशे जैसे कपास एवं जूट, जानवरों द्वारा प्राप्त रेशे जैसे रेशम और ऊन। नेक्स्ट, इन रेशों को प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। वे रेशे जो हमें पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति पौधों और जंतुओं जैसे प्राकृतिक स्रोतों से होती है। कपास, जूट और ऊन जैसे रेशे लंबाई में कम होते हैं। रेशम सबसे लंबा प्राकृतिक रेशा है। छोटे रेशे प्रमुख रेशे के रूप में जाना जाता है, जबकि लंबे रेशे फिलामेंट रेशे के रूप में जाना जाता है। रेशम या पशु रेशा। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन है। रेशम के रेशे को लार्वा के ऊपर कोकून से प्राप्त किया जाता है। इन्हें जो रेशे रेशम को बनाने में सहयोग करते हैं उन्हें कोकून से प्राप्त किया जाता है, तथा इन्हें कैटरपिलर भी कहा जाता है। यह कीड़े, जिनका साइंटिफिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है, इनके द्वारा कोकून तैयार किया जाता है और कोकून से रेशों को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इसे गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे इनके पतले रेशे स्वतः ही निकल आते हैं। नेक्स्ट, यदि हम रेशम के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो रेशम सर्वप्रथम चीन से शुरुआत हुई। माना जाता है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व सबसे पहले रेशम का विकास चीन में हुआ। लीजेंड जी लिंग सी ने रेशम की शुरुआत की। रेशम कोकून की खोज और पहली रेशम रेल की खोज सम्राट हुआंग डी की 14 वर्षीय दुल्हन ने की थी। कहा जाता है कि यह महारानी एक रेशम के कीट को अपने कोकून को शहतूत के पेड़ में बुनाई करती देखी। उन्होंने कोकून को निकाला और उस कोकून को चाय के प्याले में डाल दिया। कुछ समय पश्चात जब वह कोकून नर्म हो गया और उन्होंने उस नर्म कोकून से धागा खींच लिया। वह धागा उनके लिए पर्याप्त कपड़ा बनाने के लिए था, जिसके द्वारा उन्होंने कपड़ा बुना। रेशम के द्वारा बुना कपड़ा ज़्यादा चमकीला भी था। जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में इसकी जानकारी हो गई तो उन्होंने यह जानकारी
अपने देश की सरकार को दी तथा लगभग 300 वर्ष तक केवल यह जानकारी चीन सरकार के पास ही सुरक्षित रही, किंतु चीन के पश्चात यह जानकारी जापान के बाद कुछ अन्य देशों में तथा लगभग 10वें नंबर पर भारत में भी रेशम को बनाने की विधि का पता चला। रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों का पालन कैसे किया जाता है? रेशम के कीड़ों को पालकर उससे रेशम कोकून प्राप्त करने के विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। अर्थात रेशम के कीड़ों को कोकून को पालना तथा उनसे रेशम को प्राप्त करना, यह संपूर्ण विधि सेरीकल्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें सेरीकल्चर में रेशम के कीट के छोटे अंडों की उष्मायन शामिल होती है। जब तक वे सेए जाते हैं और कीड़े कैटरपिलर बन जाते हैं। सेने के बाद रेशम कीड़े बारीक कटा हुआ शहतूत के पत्तों पर रखे जाते हैं, क्योंकि रेशम के कीड़े केवल छोटे शहतूत के पत्तों को ही खाते हैं। एवं यह अपने ऊपर एक परत बनाते रहते हैं। लगभग 6 सप्ताह के लिए रेशम कीड़े को कटा हुआ शहतूत का पत्ता खिलाया जाता है, जो लगभग पूरी तरह से खाते हैं। इस अवधि के अंत के बाद रेशम के कीड़े अपने कोकून बुनने करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पेड़ की झाड़ियों की शाखाएं उनके पालन घरों में रखी जाती हैं। रेशम कीड़े शाखाओं पर चढ़ते हैं और अपने कोकून को एक सतत धागे में बनाते हैं। कोकून बुनने करने में लगभग 8 दिन लगते हैं। एक बार जब पूर्ण कोकून बनते हैं, वे इकट्ठे होते हैं। रेशों की कटाई में प्रारंभिक चरण कोकून के अंदर कीट को मारना होता है। इनकी हत्या करने के लिए कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। कोकून से एक चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे कोकून के धागे मोटे हो जाते हैं, जिससे इन्हें आसानी से सुखाया जाता है और इनके धागों को ब्रश करके इन्हें चमकीला बनाया जाता है। 4 से 8 कोकून से फिलामेंट ब्रश करने के बाद जुड़ गए हैं और मुड़ जाते हैं। फिर उन्हें धागे बनाने के लिए फिलामेंट को अन्य सदस्य के साथ मोड़ा जाता है। उन्हें एक रील पर मोड़ा जाता है। इस धागे को कच्चा रेशम कहते हैं। जब ऐसा धागा प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार के धागे को कच्चा रेशम कहते हैं। रेशम का प्रसंस्करण कच्चे रेशम के एक या एक से अधिक धागे को बुनाई के लिए पर्याप्त रूप से स्टैंडर्ड में मोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को बटना कहा जाता है। बटने की प्रक्रिया में 4 विभिन्न प्रकार के रेशम धागों का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम संगठित करना अर्थात संगठित धागा कच्चे रेशम के धागों को एक दिशा में प्रारंभिक मोड़ देकर बनाया जाता है और फिर विपरीत दिशा में लगभग 4 मोड़ प्रति सेंटीमीटर की दर से इनमें से 2 या अधिक धागे घुमाते हैं। नेक्स्ट, क्रेप संगठन के समान होते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें 16 से 20 टन प्रति सेंटीमीटर अधिक तक मोड़ दिया जाता है। ट्राम को 2 या 2 से अधिक कच्चे रेशम धागे को केवल एक दिशा में 8 से 12 मोड़ प्रति धागे के साथ घुमाकर बनाया जाता है। एकल वाट कच्चे रेशम धागे होते हैं जो केवल एक दिशा में मोड़े जाते हैं। आवश्यक धागे की गुणवत्ता के आधार पर मोड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। रेशम उत्पादन में रेशम को संगठित धागों के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्राम थ्रेड का उपयोग लपेटने या भरने के लिए किया जाता है। क्रेप धागे का उपयोग क्रिंकली रेशम के कपड़े बुनाई में किया जाता है। वाट एकल धागे का इस्तेमाल सियर रेशम के कपड़े बुनाई के लिए भी किया जाता है। जंगली रेशम कई अनियमित रेशम के कीटों से
जंगली रेशम का उत्पादन होता है। जंगली रेशम रंगीन रेशम के से रंग, बनावट और गुणवत्ता में भिन्न होता है। जंगलों में इकट्ठे हुए कोकून आमतौर पर रेशम कीटों के चबाने से इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार एक धागा जो कोकून बनाता है उसे कम लंबाई में काटा गया है। मूंगा नामक एक खूबसूरत और महंगी सुनहरा रंगीन जंगली रेशम केवल ब्रह्मपुत्र घाटी में ही बनाया जाता है। रेशम का उपयोग रेशम सिल्क कपड़े वजन में हल्का, मुलायम, लोचदार और तन्य शक्ति में अधिक मजबूत होता है। सर्दी में गर्म रहता है और यह कपड़ा सर्दियों में गर्म रहता है तथा गर्मियों में ठंडा रहता है। रेशम का इस्तेमाल पुरुष और महिला दोनों के महंगे कपड़े बनाने में किया जाता है, जो विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं क्योंकि यह कपड़े अत्यधिक चमकीले होते हैं। अधिकांश रेशम का प्रयोग साड़ी और स्कार्फ बनाने में किया जाता है। रेशम का प्रयोग पैरासूट, साइकिल टायर, बुलेट प्रूफ जैकेट और सर्जरी में गैर अवशोषक सूट जैसे सामानों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ऊन। ऊन यह एक जानवरों का रेशा है जिसे हम भेड़ के द्वारा मुख्यतः प्राप्त करते हैं, किंतु भेड़ के अलावा भी कई ऐसे जंतु हैं जिनके द्वारा हमें ऊन प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ऊन भेड़ के खाल से प्राप्त रेशे से आता है। इस प्रकार ऊन मुख्यतः भेड़ के बाल से प्राप्त किया जाता है, किंतु ऊंट, अल्पाका, एंगोरा, कश्मीरी बकरियां, इलामा और बिकुना भी ऐसे जानवर हैं जिनके द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा एंगोरा खरगोश के फर बनावट में अच्छे ऊन जैसा दिखता है। ऊन के स्रोत। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें ऊन प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त करने के लिए चुनिंदा पालतू भेड़ों का चयन किया जाता है जिनके द्वारा हमें अच्छी ऊन मिल सकती है। उन भेड़ों का अच्छे से पालन पोषण किया जाता है तथा आमतौर पर वसंत में या गर्मियों में लगभग वर्ष में एक बार इनके ऊपर के सभी बालों को हटा दिया जाता है। कभी कभी यह प्रोसेस एक साल में 2 बार भी हो सकती है। फिर त्वचा से करीब कट जाती है या आमतौर पर यांत्रिक कटरों के साथ किया जाता है और टुकड़ों में हटा दिया जाता है। बेहतर ऊन उत्पादन के रूप में भेड़ के ऊन का औसत वजन प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 किलो होता है। एक ही भेड़ के विभिन्न हिस्सों से ऊन लंबाई, रेशों, सुंदरता और संरचना में काफ़ी भिन्न होती है। भेड़ों के कंधों और किनारों के ऊन शरीर के अन्य हिस्सों से आमतौर पर बेहतर होती है। ऊन की गुणवत्ता भी भेड़ की विभिन्न नस्लों के साथ बदलती रहती है। शुद्ध मेरिनो भेड़ बेहतरीन ऊन उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब मेरिनो भेड़ द्वारा प्राप्त ऊन सबसे बेहतर ऊन मानी जाती है। मेरिनो भेड़ के साथ कुछ ही भेड़ों को क्रॉस कराया जाता है जिससे जो लंबे और प्रमुख ऊन का उत्पादन करती हैं। दुनिया के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% मेरिनो ऊन होता है और क्रॉस बी भेड़ में 43% ऊन प्राप्त होता है। शेष ज़्यादातर विशेष प्रकार की भेड़ से प्राप्त होता है जिसका उपयोग कंबल, कालीन एवं टेप के निर्माण में किया जाता है। ऊन के प्रकार। ऊन का बाजार मूल्य इसके रेशे का उत्कृष्टता और लंबाई पर निर्भर करता है। मजबूती, लोच, क्रिम्प और समानता की मात्रा में भी माना जाता है। ऊन प्रसंस्करण में निम्नलिखित पालियों का पालन किया जाता है। ऊनी प्रणाली। इस प्रणाली में मिश्रित लंबाई के ऊनी रेशों को कार्ड किया जाता है और फिर ऊनी धागा बनाया जाता है। ऐसे धागे से बड़े कपड़े में चिकनी सतह नहीं होती है। नेक्स्ट, ऊनी धागा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रारंभ में ऊनी रेशे कॉम्बेड होते हैं जो लंबे रेशे को छोटे रेशे में अलग करते हैं। लंबे तंतुओं को तब चिकनी कॉम्पैक्ट तारों में बनाया जाता है और तब ऊनी धागे बनाने के लिए घूमते हैं। इस तरह के एक धागे से बने कपड़े चिकनी तैयार सतह हैं। छोटे रेशे को कार्डिंग ऊन कहा जाता है और मुलायम बुने हुए कपड़ों के लिए कताई यार्न कताई में नियोजित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर ऊन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। शुद्ध ऊन। शुद्ध ऊन वे ऊन है जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के ऊन को शुद्ध ऊन कहते हैं। पुनः प्रसंस्कृत ऊन। पुनः प्रसंस्कृत ऊन जिसे
न बिक पाने वाले उत्पादों में प्राप्त किया जाता है और फिर बुना जाता है। तथा पुनः उपयोग किया जाने वाला ऊन। पुनः उपयोग किया जाने वाला ऊन निर्मित, प्रयुक्त या पहने हुए ऊन के वस्त्रों से प्राप्त किया जाता है। इन्हें दोबारा बुना जाता है। ऊन की विशेषताएं। ऊन आमतौर पर रंग में मर्जलादार सफ़ेद होता है। भेड़ की कुछ नस्लें प्राकृतिक रंगों जैसे काले, भूरे और भूरे रंग का उत्पादन करती हैं। घरेलू भेड़ के अधिकांश रेशे में दो गुण होते हैं जो इसे बाल या फर से अलग करते हैं। ऊन रेशे में परतें होती हैं जो सतह पर सिंगल की तरह एक दूसरे से लपटे होते हैं। इसके बाद इन्हें पुनः मोड़ा जाता है। कुछ मामलों में प्रति सेंटीमीटर पर 8 से अधिक बार भी मोड़ा जाता है। प्रति सेंटीमीटर की मुड़ाव संख्या ऊन रेशों की सुंदरता निर्धारित करता है। मेरिनो की तरह एक बढ़िया ऊन में 40 मोड़ें प्रति सेंटीमीटर तक हो सकती हैं, जबकि कराकुल जैसे मोटे ऊन में एक या कम मोड़े प्रति सेंटीमीटर हो सकते हैं। ऊन जितना ज़्यादा, कहने का आशय यह है कि ऊन जितना ज़्यादा घुमावदार होगा उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा तथा उनके द्वारा बुने हुए कपड़े उतने ज़्यादा ही सुंदर होंगे। बाल में धागे बनाने की क्षमता कम होती है। भेड़ों पर ऊन के बाल भाग को कैंप कहा जाता है। ऊन के लिए कैंप की सापेक्ष मात्रा नस्ल से नस्ल में भिन्न होती है। यह कुछ रेशों की रजाइयाँ बनाने में अधिक टिकाऊ बनता है। मुड़ाव के कारण ऊन काफ़ी लचीला भी हो जाता है और यह एक उच्च तन्यता, मजबूती और लोच रखती है। इसे आसानी से रंगा भी जा सकता है। ऊन वजन में हल्का होता है तथा इसमें ताप रखने और जल अवशोषण जैसे गुण होते हैं। ऊनी कपड़े में आकार बनाए रखने की क्षमता होती है, अर्थात यदि इनका आकार बढ़ भी जाए तो कुछ समय पश्चात जब इन्हें धुला जाता है या कुछ समय के लिए रखा जाता है तो यह अपने आकार में पुनः आ जाते हैं। भेड़ से कपड़े बनाने की प्रक्रिया। एक भेड़ के चर्म की कतरनी से शुरू होने वाली पूरी प्रक्रिया, इसे कपड़ों में बुनाई तक के चरणों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले कतरन। आमतौर पर एक साल में एक बार भेड़ के बालों का कतरा जाता है। भेड़ के बालों को पहले हाथ से कतरा जाता था, लेकिन बिजली के कतरनों वाले यंत्र का आविष्कार किसानों के लिए एक दिन में 200 भेड़ें कतरना संभव बना दिया है। एक अच्छी भेड़ के बालें एक आधुनिक कतरनी का उपयोग 2.5 मिनट में वह ऊन को कतर सकता है, अर्थात 2.5 मिनट में कतरनी मशीन के द्वारा किसी एक भेड़ के बालों को संपूर्ण कतरा जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग। बुनाई के लिए धागे बनाने से पहले इसे ग्रेड किया जाना चाहिए। खरीदार रेशा और रंग की लंबाई, सुंदरता और ताकत को देखते हैं। सबसे अच्छे ऊन में अच्छे, मजबूत और लंबे रेशे होते हैं। यह रंग में शुद्ध सफ़ेद होता है। धुलाई। धुलाई जब भेड़ के द्वारा प्राप्त ऊन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, अर्थात ग्रेडिंग कर लेते हैं, तब उन्हें एक साल्टर द्वारा अलग अलग किया जाता है तथा इनका ढेर बनाकर उसके बाद तेल और गंदगी को हटाने के लिए अच्छी तरह से धोया जाता है, जिसके द्वारा धोने से यह इनके ऊपर इनको रोलर्स से निचोया जाता है, जिसके कारण ऊन ज़्यादा चमकदार हो जाता है। रंगाई। इसके बाद ऊन को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है और रंगने के बाद इनमें उचित रूप से तेल भी लगाया जाता है, जिसके कारण ऊन पर्याप्त मात्रा में चमकीला बना रहे। धुनाई। रंगाई के बाद फिर से धुनाई मशीन में रेशे की समांतर पंक्तियों में धुनाई की जाती है, जिसे स्लीवर भी कहा जाता है। कार्डिंग मशीन में तारों को ढीले रस्सियों में ऊन को अलग करने के लिए तार दांतों वाले रोलर्स होते हैं। पूनी बनाना। कई खच्चियाँ एक पतली रस्सी से घुमाया जाता है, जिसे पूनी बनाना कहा जाता है, जिसका उपयोग धागे को घुमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस इसकी होती है बुनाई। पूनी बनाने के बाद रेशे को धागा बनाने के लिए एक साथ मोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में कपड़ों, गलीचा, कंबल और कालीनों में बुना जाता है। यदि धुनाई बहुत कठोर हुई है तो मजबूत ऊनी धागा कहा जाता है। यदि बुनाई हल्की है तो उसे मुलायम हल्का धागा बनाया जाता है। गबार्डिन, क्रेप, फैलालैन, सर्ज, कंबल, कपड़ा इत्यादि बने हुए ऊनी धागे के उदाहरण हैं। 1800 से कताई और बुनाई तेजी से मशीनीकृत हो गई है और पूरी तरह से
हाथ से कपड़ा बना कपड़ा एक दुर्लभ विरासत बन गया है। ऊन उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया कच्चे ऊन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व आपूर्ति का कुल 29% योगदान मात्र ऑस्ट्रेलिया का होता है। अन्य प्रमुख उत्पादक सोवियत गणराज्य, न्यूजीलैंड, चीन, अर्जेंटीना और उरुग्वे है। भारत में भेड़ को उत्तरी पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में पाला जाता है। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है। राजस्थान में भेड़ की ऊन कम गुणवत्ता वाली है। ऊन चिन्ह। ऊन को अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय IWS द्वारा दुनिया भर में विपणन किया जाता है, जो इलकेली यूके यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऊन चिन्ह इंगित करता है कि इस हस्ताक्षर वाले परिधान शुद्ध तथा नए ऊन के बने हैं, जिसका उपयोग किसी भी प्रक्रिया से पहले नहीं किया जाता है। यह सिंबल ऊन के लिए दिखाया गया है, अर्थात यह सिंबल ऊन का चिन्ह है। ऊन का उपयोग कपड़े, शाल, कंबल आदि बनाने के लिए ऊन का उपयोग किया जाता है। पियोना हथौड़ा को कवर करने के लिए ऊनी वस्त्रों के लिए बनाया जाता है। मोटे ऊनी कपड़े इस्तेमाल की गई ऊन से बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए प्राप्त ऊनी कपड़े और छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसे बुना जाता है। बुने ऊन को पुनः बुना जाता है। इस तरह का एक धागा ताजे ऊन से कमतर होता है। एक सस्ते ऊनी वस्त्र और कंबल बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सिल्क उद्योग में स्वास्थ्य समस्या। सेरीकल्चर उद्योग में श्रमिकों के कई स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है। वे निम्नलिखित बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जैसे सिल्क के द्वारा, जब सिल्क बनता है तो उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की धूल निर्गत होती है, जिससे श्वसन रोग हो जाते हैं, अर्थात इन श्रमिकों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि श्वसन रोग आम हो जाते हैं। कोकून की भाप, रीलिंग आदि प्रक्रिया से गुजरते वाष्प की गंध के कारण इन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। सेकंड, स्कर्वी और त्वचा रोग भी संक्रमणकारी रोग हैं तथा जब श्रमिक कोकून को उबालते हैं और उबालने के दौरान वह गर्म पानी में या उबलते पानी में अपने हाथ डुबोते हैं, नतीजतन उनकी त्वचा शुष्क हो जाती है, जिससे त्वचा के ऊपर की खाल छिल जाती है और उन पर फोले पड़ जाते हैं, जिसके कारण त्वचा संक्रमण भी होता है। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में सिर दर्द, बुखार, पीठ दर्द, गर्दन का दर्द आदि शामिल है। रेशम और ऊन दोनों सर्दियों के दौरान हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि वे शरीर से गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनके चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कपड़ा रेशे से बना होता है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशम रेशा त्रिकोणीय प्रिज्म संरचना की तरह है। रेशम की शुरुआत पहली बार चीन में लगभग 3000 ईसा पूर्व हुई थी। रेशम के कीड़ों से रेशम कोकून से रेशम प्राप्त करने के विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। 4 से 8 कोकून के फिलामेंट ब्रश करने के बाद जुड़ गए हैं। एकल विशेष कच्चे रेशम धागे हैं। कई अनियमित रेशम कीड़े से जंगली रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, ऊन की गुणवत्ता भी भेड़ की विभिन्न नस्लों के साथ बदलती रहती है। ऊन आमतौर पर रंग में मरझाईदार सफ़ेद होता है। क्रिम्स के कारण ऊन काफ़ी लचीला होता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।